वेलकम बैक टू माय हिंदी लेक्चर चैनल। आज के वीडियो में हम आपकी स्पर्श पुस्तक का पाठ 7 पत्थर में टूटी पत्तियां ये पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे और इसका सेकंड पार्ट के अध्ययन हम करेंगे झेन की रेंग, जिसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर। रविंद्र केलेकर के बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पाठ का अध्ययन करने से पूर्व रविंद्र केलेकर का जन्म 7 मार्च 1925 कोंकण क्षेत्र में हुआ था। छात्र जीवन में ही गोवा मुक्ति आंदोलन में ये शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया था। इनकी अनुभवजन्य जो टिप्पणियां हैं, उनमें इन्होंने अपने चिंतन की मौलिकता के साथ मानवीय सत्य तक पहुंचने की चेष्टा सहज ही रहती है। यानी कि इनका जो अपना मौलिक जीवन था, उसमें इन्होंने मानवीय सत्यता को खोजने की और मानवीय सत्यता के बारे में इन्होंने लिखने का बहुत प्रयास किया और उसी के बारे में सोचने समझने की इनकी चेष्टा हमेशा बनी रहती थी। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3 और हिंदी और गुजराती में भी कुछ पुस्तकें प्रकाशित हैं। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। यानी कि जो केलेकर कवि हैं, लेखक हैं, इन्होंने कोंकणी, मराठी, गुजराती और हिंदी भाषा में इन्होंने रचनाएं की हैं और गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियां जो हैं वह कोंकणी भाषा में, मराठी भाषा में और हिंदी भाषा में है। तो कोंकणी भाषा में जो इनकी रचना है वो है उज्ज्वल ढांचे सूर, समीधा, सांगली, ओथाबे। मराठी भाषा में इनकी रचना है कोंकणीचे राजकारण, जापान जसा दिसला और हिंदी भाषा में जो इनकी रचना है वह है पतझड़ में टूटी पत्तियां। उसी का एक पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। एक पाठ नहीं, पतझड़ में टूटी पत्तियां, इसके 2 पाठ है, लेकिन हम अभी एक ही पाठ पढ़ेंगे, झेन की रेंग। तो जो पतझड़ की टूटी पत्तियां हैं उसमें लेखक ने झेन की रेंग के माध्यम से हमें आज की पीढ़ी में किस तरह से विकसित हुआ है हमारा दिमाग या हमारे कार्य किस तरह से मशीनी परिवर्तन में आ गए हैं, उसका वर्णन लेखक ने किया है। अब पाठ प्रवेश, जब पतझड़ में टूटी पत्तियां, कवि परिचय का अध्ययन हमने किया। अब हम पाठ का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण होता है और यह केलेकर में बहुत अच्छी तरह से निहित था। जब कभी ये गुण किसी गद्य रचना में दिखाई देता है तब उसे पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद आ जाता है कि सार सार गही लहे थोता दे उड़ाए। यानी कि उसमें से सार तत्व को ग्रहण कर लेना, जो मुख्य और महत्व की बात है उसको ग्रहण कर लेना और जो उसमें से व्यर्थ की बातें, बेकार की बातें उसे हटा देना। यानी कि हमारा जो गद्य रचना है या जो भी काव्य रचना है उसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को साथ में लेकर उसे एक विशेष रूप में सुसज्जित कर देना, उसे एक विशेष रूप में चित्रित और वर्णित कर देना। सरल लिखना और थोड़े शब्दों में लिखना, यानी कि सामने वाले को समझ में आ जाए, जो भी उसे पढ़े उसे आसानी से समझ में आ जाए, ऐसा ही लिखना चाहिए और बिल्कुल थोड़े शब्दों में लिखना चाहिए। वो कहते हैं कि थोड़े में अधिक का वर्णन हो जाना, यानी कि छोटी सी बात को हम इतना कह दें कि सामने वाला उसे पूर्ण रूप से अच्छी तरह से समझ जाए। तो थोड़ा सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज्यादा कठिन काम है, फिर भी यह काम होता रहा है। सुक्ति कथाएं और आगम कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां लेखन के यही
प्रमाण है जिसके अंदर की बहुत छोटी छोटी बात कही गई है और बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा हमें दी गई है। यही काम कोंकणी में रविंद्र कैलेकर ने किया है। तो ये हमारा जो प्रस्तुत पाठ है उसके प्रसंग को पढ़ने वाले से थोड़ा कहा और बहुत समझने की मांग की गई है, यानी कि हम छोटी सी बात कहें और समझने वाला बहुत ज्यादा अच्छे से समझ जाए। तो ये प्रसंग महज पढ़ने बुनने की नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा देता है, जो सबसे बिल्कुल अलग हटकर हम कह सकते हैं कि हमें सिर्फ पढ़कर या उसे समझकर वहीं तक नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि उसे समझकर मनन करके उतारना है और मनन करने के पश्चात हमें आगे भी औरों को भी इसके लिए जागरूक करना है, सक्रिय बनाना है, तो नागरिकता का गुण हम प्राप्त कर सकते हैं। तो रविंद्र कैलेकर ने जो भी रचनाएं लिखी है वह मनुष्यों को जागरूक और सक्रिय नागरिक बनाने के लिए लिखी है। उनका जो पहला प्रसंग है गिन्नी का सोना, जीवन में अपने लिए सुख और साधन जुटाने वालों से नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत में जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच में कुछ चैन भरे पल बिता पाते हैं। तो जैन की जो देन है उनका दूसरा प्रसंग है, जो दूसरा प्रसंग जैन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित है और वह अपनी ध्यान वाली पद्धति को ही याद दिलाता है और वह व्यस्ततम दिनचर्या में भी कुछ आराम से सुकून से जीवन यापन कर सके, इस बात के लिए हमें वर्णित करता है और बताता है कि मनुष्य अपने इस व्यस्त भरे जीवन में किस तरह से आराम से और सुकून से अपने जीवन के पलों को बिता सकता है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर आज के वीडियो में पाठ परिचय और लेखक परिचय का अध्ययन किया। अब जैन की देन कहानी या जो भी कहानी का अध्ययन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।